ठीक। लेकिन एक प्रकार का संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार का बचा हुआ है। पहला है विधायी, दूसरा है प्रशासनिक या कार्यकारी, और तीसरा है वित्तीय, और चौथा संबंध है न्यायिक। चार संबंध होते हैं, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक। तो न्यायिक संबंध हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इसलिए वो एकीकृत है, तो उसको पढ़ा जा चुका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का संबंध। अब 3 बचे हैं। 3 बचे हैं, तो अगर हम देखते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, उसमें विधायी और प्रशासनिक भाग 11 में दिया हुआ है, और जो वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में दिया हुआ है। ठीक, उसका वर्णन वहाँ पे है। भाग 11 जब देखते हैं तो 245 से 263 अनुच्छेद तक भाग 11 का वर्णन है, जिसमें 245 से 255 तक आप देखेंगे तो मिलेगा विधायी संबंध, और 255 से 263 तक प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध मिलता है, और 268 से 293 तक ये मिलता है वित्तीय संबंध या पैसे से संबंधित जो मामला होता है ये होता है। तो हमको यही आज पढ़ना है। एक एक को पढ़ते हैं, तीनों अलग अलग करके। कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो आप देखिएगा तो भारत में सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक व्यवस्था है, मतलब राज्य का अपना अलग कानून है और केंद्र का अलग कानून है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में एकीकृत कानून बन जाता है, मतलब केंद्र का सब पर नियंत्रण हो जाता है। केंद्र शब्द पूरे संविधान में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, उसके स्थान पर संघ प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र शब्द चर्चा में आता है, इसलिए हम लोग केंद्र केंद्र कहते हैं, जबकि केंद्र शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि केंद्र राज्य और केंद्र के बीच संबंध को दर्शाने के लिए 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। केंद्र सूची या संघ सूची, जिसमें जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिन पर राज्य सरकार केंद्र कानून बनाती है, एक होती है समवर्ती सूची, उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना रहे हैं तो संसद का कानून प्रभावी माना जाता है। ठीक, ये होता है। फिर हमने पीछे आपको जब अनुसूचियाँ पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि संघ सूची में 97 विषय हैं या 100 विषय मान लीजिए। राज्य सूची में हमने बताया है पहले 47 थे, 5 पहले 52 थे। राज्य में पहले 52 थे, 5 घट गए, कितने हो गए? 47 हो गए। और समवर्ती में पहले नहीं, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। राज्य में पहले 66 थे, 5 कम हो गए, अब 61 बचे। और समवर्ती में पहले 47 थे, 5 बढ़ गए, अब कितने हो गए? 52 विषय हो गए। ठीक, तो इन सूचियों का क्या मतलब हुआ? संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य बनाएंगे, और समवर्ती पे दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन जब दोनों में कहीं विरोध होगा तो वहाँ पे न्यायालय केंद्र के कानून को मान्यता दे देगा। ये इनके संबंध है। ठीक है। अब मामला हुआ कि केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो इन तीनों में नहीं है। जो इन तीनों में नहीं है उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। उनको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियाँ। वो शक्तियाँ जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में किसी भी सूची में नहीं है, अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को, मतलब केंद्र को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? केंद्र को दे दिया गया है। किस पे? अवशिष्ट शक्तियों पे। ठीक, जैसे सेवा कर नहीं था तो 1992 में पहली बार वहाँ सेवा कर लगा दिया गया। ठीक, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं था। ठीक, ये किसकी शक्ति हो जाएगी? संघ की हो जाएगी। जैसे अंतरिक्ष का वर्णन नहीं मिलता, अंतरिक्ष किसका है? केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। ठीक है। अब आप देखिए तो भारत सरकार जो होती है, अनुच्छेद 245(2) कहता है भारत सरकार भारत ही नहीं भारत के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, कानून बनाना आसान है, लेकिन भारत के बाहर लागू कैसे करवा पाएंगे? बनाने को तो बना सकते हैं लेकिन लागू नहीं करवा सकते। तो संवैधानिक रूप से ये संभव है कि भारत सरकार भारत के लिए और भारत के बाहर के लिए भी कानून बनाए, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं कि भारत के बाहर कानून को लागू किया जा सके। ठीक, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये होगा कि भारत के बाहर भी, पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी हम कानून बना सकते हैं। लागू करवा पाएँ ना करवा पाएँ वो अलग मुद्दा है, वो व्यवहारिक मामला है। ठीक, फिर आता है 240। ये तो हो गया 3 सूचियाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जिस पर संघ का अधिकार होता है। ठीक, अनुच्छेद 240 कहता है कि वे राज्य जिन पर संघ का अधिकार है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं उसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं,
उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, राष्ट्रपति कैसे कानून बनवाता है वो राष्ट्रपति के ऊपर है। केवल तीन राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, तो वो अपना कानून बनाते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। 3 ऐसे हैं, दिल्ली, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, तो ये खुद कानून बनाते हैं। शेष सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब ये तो हो ही गया। अगर दोनों विधियों में, केंद्र और राज्य की विधियों में विरोध हो रहा है तो न्यायालय किसको मान्यता देगा? संघ को, केंद्र को। क्यों? क्योंकि मजबूत केंद्र की व्यवस्था अपने यहाँ की गई है भारत में। ठीक, अब हुआ क्या कि हमने बताया कि सामान्य, ये कब की बात हो रही है? सामान्य परिस्थिति की, जब नॉर्मली संघात्मक शासन चल रहा है, संसदीय व्यवस्था, तब। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ गई, तब क्या होगा? तब उसके लिए विशेष उपबंध हैं। वो कौन कौन से हैं पहले देखिएगा। तो हमने पीछे बताया अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा किसी राज्य के राज्य सूची के विषय को लोकहित का घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 249 बताए हैं। अब देखिए तो यहाँ पे राज्य की शक्ति कम हो गई कुछ, ठीक, कम किया गया है, अनुच्छेद 249 कहता है। इसी तरह अनुच्छेद 250 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है देश में या कहीं, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तब राज्य की सारी शक्तियाँ कहाँ? केंद्र में शामिल हो जाती हैं और राज्य की सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? संघ के पास चला जाता है। लेकिन आपात समाप्ति के बाद, ये 6 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। ये व्यवस्था 250 के तहत किया गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 252 कहता है, अनुच्छेद 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिल के कहें कि हमारे लिए कानून बना दीजिए किसी विषय पर, ठीक, तब भी संसद उनके लिए कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो कानून उन्हीं राज्यों पर जिन्होंने अनुरोध किया है उन्हीं पे लागू होगा। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ने 3 लोगों ने कहा भाई हमारे लिए कानून बना दो, तो वो कानून बनाया तो वो किस पे लागू होगा? हाँ, सब राज्यों पे नहीं, ये 3 लोगों ने कहा है ना, 3 लोगों पे लागू होगा। पहला। दूसरा, अगर उस कानून में संशोधन करना चाहते तो ये तीनों लोग नहीं कर सकते। कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक, ये एक विषय बनता है हमारा। 352 हुआ। और अनुच्छेद 253 कहता है, अनुच्छेद 253 कहता है कि अगर संघ को, मतलब केंद्र को, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करार किया है किसी दूसरे देश से, उसको लागू करने के लिए राज्य की शक्तियों को पार कर सकता है या राज्य सूची के विषय को दरकिनार कर सकता है। ये 4 अनुच्छेद राज्य सूची के विषय को कम करते हैं। ठीक, एक होता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर 356 और 365 दोनों मिलाइए। अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुरोध कर सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? अनुच्छेद 365 के तहत अगर केंद्र ने कुछ कहा है और राज्य नहीं कर पा रहा है, तब कौन सा अनुच्छेद लग सकता है? अनुच्छेद 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तब राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास पहुंच गया? संसद के पास पहुंच गया। ठीक, और कुछ अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। अगर राज्य उनके दिशा निर्देशों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद 355 के तहत वो सैन्य शासन लागू कर सकता है राज्य में, या सैन्य टुकड़ियाँ की निगरानी कर सकता है, या क्या कहते हैं उसको, सैनिक तैनाती, सैन्य बल की तैनाती कर सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला है, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत काम करती है? संसद के अंतर्गत। संसद से पूछ के काम करते हैं, या ये काम मतलब विधानसभा का काम कौन करने लगता है? संसद करने लगती है। ये अनुच्छेद 357 कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 304 व्यापार से संबंधित है, अंतर्राज्यीय व्यापार से। जैसे कुछ वस्तुओं के व्यापार अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नियम है। जैसे उत्तर प्रदेश में शराब आसानी से बिक रही है, बिहार में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो किन चीज़ों का व्यापार उत्तर प्रदेश बिहार करें, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश करें, सबके कानून अलग अलग हैं। उनको व्यवस्थित करने के लिए व्यापार पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। कौन सा? अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य पे व्यापार कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, एक और है अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति यह आदेश देता है कि
जब 360 लगा होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देता है कि बिना हमारी अनुमति से धन विधेयक या वित्त विधेयक पेश विधानमंडल में पेश ना किए जाएं। ये इतना होता है समय। इसके बाद विधायी संबंध होता है केंद्र और राज्य के बीच। मामला समझ में आया? क्या क्या है? मुख्यतः 3 सूचियां हैं, वहीं से पढ़ते हैं। तो अब इसको हम व्यवस्थित करते हैं, आप लोग इसी तरह करिए। केंद्र राज्य संबंध, ठीक। तो हमने बताया केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र ना लिख के इसको संघ राज्य कर सकते हो, क्योंकि केंद्र शब्द संविधान में प्रयोग नहीं हुआ। अब अगर इसको देखेंगे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, ठीक। एक बनता है भाग 11 और एक बनता है भाग 12, रोमन अंक में लिखा हुआ है, ठीक। मुख्यतः अगर इसको देखेंगे 245 से 293 तक है इसका वर्णन है। लेकिन भाग 11 जो है इसके 2 पार्ट बनते हैं, ठीक। पहला बनता है विधायी संबंध, दूसरा बनता है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध, ठीक। और भाग ये कहता है कि वित्तीय संबंध, विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया, उसमें वित्तीय संबंध दिया हुआ है, ठीक। अब अगर आप विधायी संबंध देखेंगे तो ये अनुच्छेद नंबर 245 से 255 तक इसका वर्णन है। प्रशासनिक संबंध देखेंगे 256 से 263 तक है। और भाग 12 में अगर वित्तीय संबंध देखेंगे 268 से 293 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, ठीक। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें हम 3 पार्ट बना हुआ है और एक न्यायिक संबंध होता है। न्यायिक संबंध हम लोग देखें तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, न्यायिक संबंध एकीकृत है, तो वहाँ हम पढ़ चुके हैं। अब एक एक को पढ़ते हैं। पहले कौन सा? विधायी संबंध। कानूनी कौन कौन से संबंध हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो भारत में केंद्र की ओर झुकाव ज़्यादा है, भारतीय संविधान का केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा है, ठीक। देखते हैं तो विधायी संबंध को अगर आप देखेंगे 3 सूचियों पे बनाया गया है, ठीक है। 3 सूचियां हैं। इसमें विधायी संबंध को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक पॉइंट और, थोड़ा सा कठिन जब क्वेश्चन करता है तो वो प्रश्न पूछता है कि सूची 2 में क्या है, सूची 2 में क्या है। तो ये सूची नंबर 1 है, ये सूची नंबर 2 है, ये सूची नंबर 3 है। अगर ऐसे भी पूछेगा तो हमको क्या होता है कि हम पता नहीं रहता किस क्रम में है। अगर पूछ लिया सूची नंबर 3 में क्या है, अब कंफ्यूज, संघ है कि राज्य है कि समवर्ती है, पता नहीं है। तो ये क्रमबद्ध रूप से सूचियों में इसका वर्णन है, ठीक। तो सूची नंबर 1 संघ सूची, सूची नंबर 2 राज्य सूची, सूची नंबर 3। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ जानिएगा, इसके लिए कौन बनाता है कानून? संघ सूची के लिए संसद कानून बनाती है, ठीक। इसके लिए विधानमंडल कानून बनता है, पॉइंट क्लियर हुआ। और इसके लिए संसद प्लस विधानमंडल, दोनों कानून बनाते हैं, ठीक। अब यहां देखिएगा, जो संसद कानून बनाती है तो वो किसके लिए बनाती है? पूरे भारत के लिए ना, या उसके एक किसी भाग के, उसके किसी भाग के लिए, उसके किसी
भाग के लिए। इसी तरह राज्य किसके लिए बनाएगा? विधानमंडल राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बनाएगा। मामला समझ में आ रहा है? अब यहां मामला क्या है, समवर्ती सूची में यहां पे दोनों कानून बनाएंगे। कौन बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। लेकिन जब दोनों बनाएंगे तब क्या होगा कि अगर दोनों में विरोध हो रहा है तब संसद का कानून मान्य होगा। ठीक, तो संघ सूची लेकर कानून कौन बना रहा है? संसद बना रहा है। पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए बना सकता है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, पूरे राज्य के लिए बना सकता है या उसके किसी विशेष क्षेत्र के लिए। यहाँ पे समवर्ती सूची में अगर दोनों कानून बना रहे हैं, दोनों एक ही विषय पर अगर कानून बना रहे हैं और विरोध, और दोनों में विरोध हो रहा, दोनों में विरोध हो जाता है तो संसद का कानून मान्य होगा। संसद का कानून मान्य होगा। ठीक, अब विषय पे आ जाते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? विषय कितने हैं? 97। कहीं कहीं 100 मिलेगा तो उसका फर्क नहीं, कुछ आवास आता। इसमें क्या होंगे? राज्य में 66 - 5 बराबर, इसको पीछे बता चुके हैं। यहाँ पे 47 + 5 बराबर 52 विषय। ये विषय हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इस पे कौन कैसे बना रहा है समझ में आ रहा है मामला। अब वे विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है उनको क्या कहोगे? अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय या इसी को अवशिष्ट शक्तियां कहोगे। हैं वे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अवशिष्ट विषय कहलाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक, ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 248 बोल रहा है। ठीक है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो 1994 में सेवा कर बना था। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां थी इन तीनों में, इसका वर्णन नहीं है। ये तीनों सूचियां लास्ट में हम एक चार्ट बनवा देंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कौन इस सूची का विषय है, कौन इस सूची का, या समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है, संघ सूची का कौन सा नहीं, तो वो लास्ट में चार्ट करेंगे। अभी यहाँ केवल ये समझिए। ठीक, अब आते हैं ये कौन सा 248 होगा। 245 पे पहले आ जाएं तो अनुच्छेद 245 2 कहता है कि भारत जो है वो भारत के लिए और भारत के बाहर के लिए भी कानून बना सकता है। ठीक है, हाँ, तो भारत नहीं, संसद भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसके
बाहर के लिए भी कानून बना सकता है। ठीक, ब्रैकेट में लिख दीजिए, लागू करवाना संभव नहीं है। बना सकता, लागू करवाना संभव नहीं या व्यवहारिक प्रयोग संभव नहीं, ऐसा कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 245(2) हो गया। ठीक, एक होता है अनुच्छेद 240, आर्टिकल 200। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको किससे बनवाता है? संसद से बनवाता है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक, 3 राज्यों को छोड़ दीजिएगा, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। वहाँ पे विधानमंडल है तो वो अपना काम करे, लेकिन वहाँ भी राष्ट्रपति से ही पूछ के ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो एक तो सामान्य राज्य हो गए भारत, एक तरफ भारत सरकार हो गई, एक तरफ सामान्य राज्य। ये था भारत सरकार और विशेष राज्य। ठीक, ये इतनी चीज़ें होती हैं। हो गया इतना? ये समझ में आया? कहाँ लिखे हैं ये वाला कि अगर दोनों में विरोध होता है, समवर्ती सूची पे मामला है, तो वहाँ पे न्यायालय किसको, हाँ, चाहे जिस पे हो, इस पे यही बनाएंगे तो राज्य से कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर कभी भी मान लीजिए कि कोई एक ही विषय पढ़ जा रहा है, तब भी किसका कानून मान्य होगा, और ऐसे नहीं होगा, उस पर जाएंगे न्यायालय, न्यायालय किसको, संसद के को वरीयता दे देगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब कहाँ कहाँ राज्य संसद वरीय है राज्यों से। ठीक, नीचे हो गया, ऊपर मिटा दें। ये पूरा चार्ट ऐसे करिएगा तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। कब? ठीक, तो अनुच्छेद 249 पे आ जाइए। ठीक है, जब राज्यसभा राज्य सूची को के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक, कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। अगर और दिन रखना है फिर 1 साल के लिए बनाएं, फिर 1 साल के लिए बनाएं, ऐसा। ठीक है, तो राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे। ठीक, कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितनी बार? तो जितनी बार चाहे, वैसे तो लिखा जाता है अनिश्चितकालीन। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हम लिख रहे हैं जितनी बार चाहे। मामला समझ में आ गया? ठीक, अनुच्छेद 250 पे क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तब भी राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? हाँ,
तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है। ठीक, लेकिन आपात समाप्ति के 6 माह बाद कानून ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। ठीक, आपात समाप्ति के 6 माह बाद जीवित नहीं रहेगा। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 250। अब अनुच्छेद 252 पे आते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें तब। ठीक, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें तब। ठीक, कानून बनाएगा। और 253 पे आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या करारों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि या करारों को लागू करने के लिए ठीक, राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है या उसको कम कर सकती है। क्या कंडीशन बनी है। ठीक है, अब अनुच्छेद 357 देख लीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है। ठीक है, ये 357 हो गया। 304 पे आ जाइए। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर संसद कानून बनाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ये हो गया। और 360, अनुच्छेद 360 पे आ जाइए। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही राज्यपाल, ठीक है, या समय राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक पर रोक लगा दे। ठीक है, या वित्त विधेयक को हमारे लिए आरक्षित कर ले। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर ले। ये थे हमारे विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनका वर्णन यहाँ से था। 245 से 255 तक इसका वर्णन है।
255 के तहत भी जान लीजिए, अभी इसको आपातकाल में फिर से आएगा कि राज्य में सैन्य बलों की तैनाती कर सकता है। ठीक है, ये 255 है, लेकिन वो आगे मिलेगा। ये भाग 11 का अध्याय 1 था, भाग 11 का अध्याय 1 था। अब अध्याय 2 पे चलते हैं, कार्यपालिका संबंध पे आ जाते हैं। तो भाग 11 कार्यपालिका संबंध, भाग 11 ब्रैकेट में अध्याय 2 है। हाँ, ये इतना चीज़ है। अब इसमें है, तो इसमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 256 से कहाँ तक है? 256 से 263 तक है। 256 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका समझ रहे हो, जो अधिकारी वर्ग होते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करिए कि केंद्र की कार्यपालिका कार्यों में कोई बाधा ना आए। ठीक है, या केंद्र के कानून का अनुपालन सुनिश्चित रहे। जैसे राज्य सरकार है तो रेलवे किसकी है? केंद्र की है। अब राज्य का आप ऐसा प्रशासन कर लिया, लेकिन रेलवे में बाधा, ठीक है, संघ के जो विषय हैं उनमें बाधा नहीं आनी चाहिए, आपकी कार्यपालिका ऐसे कार्य करनी चाहिए। अनुच्छेद 256 ये कह रहा है। ठीक, 257 कह रहा है कि जो राज्य होता है इसमें केंद्र अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की छूट है, केंद्र कहीं भी अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 257(2) है कि केंद्र जो होता है संचार माध्यम जो होते हैं उनको स्थापित कर सकता है, राज्य की यहाँ राज्य में उसको छूट है केंद्र को। ठीक है, जैसे संचार साधनों का निर्माण कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश, जैसे कोरोना लगा था तो केंद्र ने निर्देश दिया था ना कि लॉकडाउन कर दो, केंद्र ने कहा था ना, तो पूरा उसका विस्तार हो गया था। इसी तरह कोई संचार माध्यम है, वहाँ से नेटवर्क बंद कर दो तो बंद हो जाएगा ना, या ट्रेनें ब्लॉक कर दो, हवाई जहाज को रोक दो, तो ये संचार माध्यम को रोका जा सकता है। ये इसका अधिकार है केंद्र सरकार, वो राज्यों में हस्तक्षेप कार्यपालिका का कर सकती है। ठीक, तो और पूरे कार्यपालिका को देखें तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो वहीं से चुन के आते हैं, तो वो पूरा वैसे भी उनके नियंत्रण में रहता है। ठीक, 57 के बाद आते हैं 265 पे। अगर 265 में क्या है? कार्यपालिका आदेश है। अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रहा है कि आप ये काम करिए और आप करने में, राज्य करने में असफल हो रहा है, तो केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन का लगा सकती है। हो गया। अब इसमें 2 कंडीशन है, जैसे केंद्र ने कोई निर्देश दिया राज्य को, ठीक है, और राज्य उसको नहीं कर पा रहा है, तो 2 कंडीशन बनती है। पहला, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाए। दूसरी कंडीशन ये है सैन्य बलों की तैनाती कर दे, कंट्रोल कर दे वैसे। ठीक है, तो जैसे मोस्टली क्या है कि दोनों जगह एक ही सरकार है तो सैन्य बलों की तैनाती हो जाएगी। अगर राज्य नियंत्रण में नहीं है तो वहाँ क्या हो जाएगा? सैन्य बलों की तैनाती हो जाएगी। और अगर दोनों जगह अलग अलग है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है ना। ये 2 कंडीशन कहाँ बनाई गई है? अनुच्छेद 365 के तहत बनाई गई हैं। तो 256 हो गया, 257 हो गया, 65 हो गया। अब 62 पे आ जाइए। तो जो नदी जल विवाद होते हैं इसके लिए केंद्र या वो कोई आयोग बना सकता है, केंद्र आयोग बना सकते हैं नदी जल विवादों को निपटाने के लिए। ठीक, ये 262 के तहत है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद, जो नदियाँ होती हैं वो एक राज्य से होकर नहीं बहती, कई राज्यों में बहती हैं, तो विवाद जो होता है कई राज्यों में होता है। ठीक, तो अंतर्राज्यीय, जब एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला होता है तो उसको अंतर्राज्यीय कहते हैं। उसके लिए ये क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, निकाय या कोई संस्थान बना सकते हैं, वो इनके निपटारा करे समझौतेपूर्ण। अब 263 है, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय मतलब है जैसे दोनों जगह अलग अलग सरकारें हैं, वो कुछ कह रहे हैं लागू करना, ये नहीं कर रहे हैं, तो समन्वय स्थापित करने के लिए तेज़ी से देश का विकास हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद कर सकते हैं। अब अगर आप देखें अंतर्राज्यीय परिषद अलग से पढ़ा जाएगा तो वर्तमान में 6 हैं। 1971 में 5 अंतर्राज्यीय परिषदें बनी थी, आज की डेट में 6 है, 71 में एक और बन गई थी।
तो उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ 6 केंद्रीय मंत्री और 6 राज्य के मंत्री भी उसके पदेन सदस्य होते हैं। इस तरह से अंतर्राज्यीय परिषद बनती है। इसका काम क्या है? तो केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे तेजी से योजनाओं को लागू किया जा सके और देश का विकास किया जा सके। ठीक, ये कार्यपालिका संबंध है, तो बहुत छोटा है, इसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 256 पे आते हैं। ठीक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे, कि संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। ठीक, अनुच्छेद 256 हो गया। 257 1 पे आते हैं। राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की छूट है। राज्य में केंद्र की, गर्मी बहुत, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की छूट। ठीक, 257 2 पे आ जाते हैं। इसमें भी वही है। ठीक है, संघ, ठीक है, संघ लिख दे रहे हैं। संघ संचार साधनों के निर्माण व रखरखाव के निर्देश दे सकती है। ठीक है, ये व्यवस्था हो गई। 257 हो गया। 57 3, 257 3 कहता है, संघ रेलों के संरक्षण के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। अब देखिए तो रेलवे ट्रैक पे जाके देखिए, धरना प्रदर्शन करिए तो वहाँ पे मान्य नहीं है, 2 मिनट में खाली करा देंगे। कहीं करिए उस तरह, लेकिन रेलवे केंद्र का मामला है, उसमें राज्य का पूरी नहीं, तो फिर वो समझ लीजिए कि शासन तंत्र उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। 365, अनुच्छेद 365 पे आते हैं। ठीक, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्यों द्वारा अनुपालन न किए जाने पर क्या क्या हो सकता है? पहला, 356 राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ना। दूसरी कंडीशन क्या बताए? 355 में राज्य में सैन्य बलों की तैनाती की जा सकती है, की जा सकती है। ये 2 कंडीशन बनी है किसके तहत? 365 के तहत। हो गया।
अब 262 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 262, 362, 262। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवादों के लिए संसद कानून बना सकती है। नदी जल अंतर्राज्यीय, ठीक है, नदी जल विवाद ब्रैकेट में लिख रहे हैं अंतर्राज्यीय के लिए संसद कानून बना सकती है या आयोग गठन कर सकती है। आयोग गठन, ठीक है, आयोग बना सकती है। एक अंतिम है 263। 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय हेतु राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है जिसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सदस्य कौन होंगे? सदस्य सीएम होता है प्लस 6 मंत्री। 6 मंत्री। राज्य मंत्री नहीं कह सकते, नहीं तो वो केंद्र में भी राज्य मंत्री होते हैं। 6 राज्यों के मंत्री, ऐसा कर दीजिए, राज्यों के कैबिनेट मंत्री करिएगा। हाँ, ये होता है। और अगर जहाँ विधानमंडल नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल। आरओ में ये क्वेश्चन आया था, केंद्र में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये आरओ में क्वेश्चन आया था। तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ठीक, ये होता है हमारा। 2 संबंध पढ़ लिए, मतलब भाग 11 हम लोग पढ़ लिए हैं, 245 से 263 तक विधायी और प्रशासनिक संबंध पढ़ चुके हैं। कल हम लोग वित्तीय संबंध पढ़ेंगे। ये 2 संबंध यहीं तक थे और पसीना भी हो गए।